तारीख थी 2 जुलाई 1995। कनॉट प्लेस का सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच फैली एक अजीब सी बदबू। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। जहां आज एक 5 स्टार होटल खड़ा है, वहां उस समय अशोक यात्री निवास होटल हुआ करता था। उस होटल के पीछे सब कुछ शांत पड़ा था, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त वहां ड्यूटी पर थे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू। वो रोज की तरह अपनी बीट पर गश्त लगा रहे थे। जैसे ही वो होटल के पीछे वाली गली से गुजरे, अचानक एक बहुत ही भयानक बदबू उनकी नाक में जा लगी। दिल्ली में कूड़े की बदबू या जले हुए टायर की स्मेल आम बात है। पुलिस वाले ऐसी गंधों को पहचान लेते हैं, लेकिन ये बदबू अलग थी। ये ऐसी बदबू थी जो नाक से होते हुए सीधे दिमाग पर हथौड़े की तरह वार करती है। ये बदबू थी कच्चे मांस के जलने की बदबू। कुंजू साहब वहीं रुक गए। उन्होंने ध्यान से देखा कि होटल के कंपाउंड के अंदर बने बगिया रेस्टोरेंट की दीवार के ऊपर से काला धुआं निकल रहा है। उनके दिमाग में तुरंत घंटी बज गई। रात के ठीक 11:30 बजे। कौन सा रेस्टोरेंट चलता है? किचन तो कब का बंद हो जाना चाहिए था। कुंजू ने ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने दीवार के ऊपर से झांक कर अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार पसीने में पूरी तरह तरबतर था और पागलों की तरह तंदूर में लकड़ियां ठूंस रहा था। अंदर कूद गए। आग की लपटें पुलिस को सामने देखकर केशव की तो हवा ही निकल गई। कुंजू ने कड़क आवाज में पूछा कि इतनी रात को क्या जला रहा है? केशव हकलाने लगा और बोला कि कांग्रेस पार्टी के पुराने बैनर पोस्टर हैं। नेताजी ने कहा था जला दो। जगह घेर रहे थे, लेकिन कुंजू कोई कल का भर्ती हुआ सिपाही नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पोस्टर जलने से कभी मांस जैसी बदबू नहीं आती। कुंजू ने पास पड़ी पानी से भरी बाल्टी उठाई और बिना देर किए तंदूर के मुंह पर दे मारी। छन की तेज आवाज आई और धुआं ऊपर की तरफ उठ गया। कुंजू ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और तंदूर के अंदर झांका। जो उसने देखा, अगर किसी कमजोर दिल वाले ने देखा होता तो वहीं हार्ट अटैक आ जाता। तंदूर के अंदर जलते हुए कोयलों के बीच कोई पोस्टर नहीं था। वहां एक औरत की अधजली लाश पड़ी थी। उसका पेट और पैर साफ दिखाई दे रहे थे। बस यही वो पल था जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। यही शुरुआत थी उस केस की, जिसे आज हम तंदूर कांड के नाम से जानते हैं। अब जरा कहानी को फ्लैशबैक में ले चलते हैं, यह समझने के लिए कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे। इस कहानी का विलेन था सुशील शर्मा। 1995 के दौर में सुशील शर्मा का दिल्ली में काफी रुतबा था। वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उस समय के छात्र नेताओं की ताकत आज से बिल्कुल अलग स्तर की होती थी। पुलिस वाले सलाम ठोकते थे और मंत्रियों के घर तक उसका आना जाना था। दूसरी तरफ थी नैना साहनी। वो पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी और कमर्शियल पायलट थी। इसके साथ साथ वो कांग्रेस की गर्ल्स विंग में जनरल सेक्रेटरी भी थी। नैना के सपने बड़े थे। वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। बाहर वालों के लिए ये दोनों सिर्फ पार्टी कलीग्स थे, साथ काम करने वाले लोग। दुनिया के सामने ये दोस्त बनकर घूमते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन दोनों ने घर वालों से छुपकर चोरी छिपे एक मंदिर में शादी कर ली थी। शादी छुपाने की वजह साफ थी। सुशील को अपनी इमेज की पड़ी थी। उसे लगता था कि अगर पता चल गया कि वो शादीशुदा है तो उसकी युवा नेता वाली चमक फीकी पड़ जाएगी। ऊपर से उसके घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों की जात अलग थी। शादी के बाद दोनों गोल मार्केट के एक फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहते तो थे, लेकिन उस रिश्ते में प्यार कम और शक ज्यादा था। सुशील शर्मा नेचर से ही बहुत शक्की और पजेसिव किस्म का इंसान था। उसे लगता था कि नैना उसकी प्रॉपर्टी है। नैना अगर किसी से हंसकर बात भी कर ले तो सुशील का पारा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। हर बिगड़ते रिश्ते के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यहां वो वजह था मतलूब करीम। मतलूब नैना का कॉलेज फ्रेंड था। दोनों ने पहले साथ में काम किया था और पुरानी दोस्ती थी। नैना के घर वाले भी मतलूब को मानते थे। जब भी सुशील और नैना के बीच झगड़ा होता, नैना मतलूब से बात करके अपना दर्द हल्का कर लेती थी। लेकिन सुशील की छोटी और बीमार सोच को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि नैना और मतलूब के बीच कुछ चल रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि उसने नैना पर नजर रखनी शुरू कर दी। जासूसी तक लगवा रखी थी। झगड़े अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहे, मारपीट आम बात हो गई थी। नैना के दोस्त बताते हैं कि वो इस रिश्ते से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। वो डरने लगी थी और इस रिश्ते से भाग निकलना चाहती थी। वो सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसी वजह से उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का वीजा भी अप्लाई कर दिया था, ताकि सब छोड़ छाड़कर कहीं दूर नई शुरुआत कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस आजादी के सपने वो देख रही थी, वो आजादी उसे कभी मिल ही नहीं पाई।
2 जुलाई की शाम सुशील शर्मा काम से फ्री होकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई और दरवाजा खोला, उसने देखा कि नैना लैंडलाइन फोन पर किसी से बात कर रही है। सुशील को देखते ही नैना घबरा गई और झटके से फोन रख दिया। बस यही वो गलती थी। अगर नैना उस वक्त नॉर्मल रहती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन उसकी घबराहट ने सुशील के शक पर सीधी मुहर लगा दी। कमरे में पूरा सन्नाटा था, लेकिन सुशील के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसने पानी पिया और बिना कुछ बोले फोन की तरफ बढ़ा। उस दौर के फोन में रिडायल का बटन होता था। सुशील ने नैना की आंखों में देखते हुए वो बटन दबा दिया। घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। उधर से फोन उठा लिया गया। स्पीकर पर आवाज नहीं थी, क्योंकि सुशील ने रिसीवर कान से लगाया हुआ था। और उधर से आवाज आई, हेलो, मतलब हियर। ये 3 शब्द बारूद अपने असली रूप में आ गया। उसका अहंकार, उसका गुस्सा और उसका शक सब एक साथ फट पड़ा। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, और वो भी उसी आदमी के साथ जिस पर उसे पहले से शक था। गुस्से में सुशील ने अपना पूरा संतुलन खो दिया और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली। नैना शायद कुछ कहना चाहती थी, शायद सफाई देना चाहती थी कि वो सिर्फ वीजा या किसी जरूरी काम के लिए बात कर रही थी, लेकिन सुशील सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। ठाएं। पहली गोली सीधे नैना के सिर में मारी गई। ठाएं। दूसरी गोली उसकी गर्दन में। जो लड़की कुछ मिनट पहले तक अपनी जिंदगी के सपने देख रही थी, अब अपने ही घर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। खेल खत्म हो चुका था। अब सुशील के सामने एक लाश थी और साथ में अपना राजनीतिक करियर बचाने की टेंशन। उसने दिमाग लगाया। नैना की लाश को उठाया, एक कारपेट में लपेटा और घसीटते हुए नीचे ले आया। उसने अपनी सफेद मारुति कार की डिक्की खोली और लाश अंदर डाल दी। प्लान बिल्कुल सिंपल था। लाश को यमुना नदी में फेंक देना। पानी और मछलियां बाकी काम खुद कर देंगी। सुशील गाड़ी लेकर निकला और आईटीओ पुल की तरफ बढ़ा, लेकिन उस रात शायद भगवान भी इंसाफ के मूड में थे। यमुना ब्रिज पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। दूर से पुलिस की बत्तियां देखकर सुशील की हवा टाइट हो गई। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर किसी हवलदार ने डिक्की खोलने को कह दिया तो उसकी पूरी नेतागिरी वहीं खत्म हो जाएगी। सुशील ने वहीं से यू टर्न मार लिया। अब वो लाश लेकर पूरी दिल्ली में भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया अशोक यात्री निवास का बगिया रेस्टोरेंट, जहां का ठेका उसके दोस्त केशव कुमार के पास था। सुशील जानता था कि रात में वहां कोई नहीं होता। वो सीधे कनॉट प्लेस पहुंचा और केशव को बुलाया। केशव ने जैसे ही लाश देखी, उसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन यह मालिक का ऑर्डर था। मना करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने मिलकर लाश को अंदर ले गए। अब सवाल यह था कि लाश को गायब कैसे किया जाए। तभी सुशील की नजर उस बड़े से तंदूर पर पड़ी, जिसमें दिन भर रोटियां और नान बनते थे। उसी पल उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया, इसे यहीं जला देते हैं, राख बन जाएगी तो सबूत भी खत्म हो जाएगा। अब जो हुआ उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तंदूर में लकड़ियां भरी और आग लगा दी। नैना की लाश को उठाकर तंदूर में डालने की कोशिश की गई, लेकिन तंदूर का मुंह छोटा था और लाश बड़ी। लाश अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस फाइलों के मुताबिक इन दरिंदों ने लाश को अंदर ठूंसने के लिए उसके जोड़ तोड़ दिए। हड्डियों को चटका चटका कर मोड़ा गया ताकि शरीर तंदूर में फिट हो सके। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इंसानी शरीर में पानी बहुत होता है और वो आसानी से नहीं जलता, खासकर एक बंद तंदूर में। आग बार बार बुझ रही थी। लाश जल नहीं रही थी, बस धीरे धीरे भुन रही थी। सुशील पूरी तरह बौखला गया। उसने केशव से कहा, कुछ कर यार। केशव किचन में गया, वहां रखा किलो भर मक्खन उठाया और उसे उस जलती हुई चिता पर डाल दिया। साथ ही पॉलीथीन की थैलियां भी तंदूर में डाल दी ताकि आग और भड़क जाए। सोचिए जरा, वो आदमी जिसने नैना के साथ 7 फेरे लिए थे, आज वही आदमी उसे मक्खन लगाकर तंदूर में भून रहा था। इससे ज्यादा घिनौना और क्या हो सकता है। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। मांस और मक्खन के जलने की वही अजीब बदबू हवा में फैल गई और कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू तक पहुंच गई। और फिर वही हुआ जो शुरुआत में हुआ था। कुंजू ने बाल्टी मारकर आग बुझा दी और सुशील का पूरा खेल बिगड़ गया। लाश मिलते ही केशव कुमार वहीं पकड़ लिया गया, लेकिन सुशील शर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। अब शुरू हुआ चोर सिपाही का खेल। सुशील पहले जयपुर भागा, फिर मुंबई और फिर चेन्नई। वो वकीलों से मिला, मंदिरों में गया, शायद अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीडिया ने इतना हल्ला मचा रखा था कि उसे कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिली। आखिरकार 1 हफ्ते की भागदौड़ के बाद 10 जुलाई को उसने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लाश 90% से भी ज्यादा जल चुकी थी और चेहरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। कोर्ट में सुशील के वकील आसानी से कह सकते थे कि यह लाश नैना की है ही नहीं। यहीं से साइंस की एंट्री हुई
पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, जो उस समय भारत में बेहद नई तकनीक थी। नैना के माता पिता के ब्लड सैंपल लिए गए और उन्हें लाश से बची हड्डियों से मैच किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और साबित हो गया कि लाश नैना साहनी की ही थी। शुरुआत में लोगों को लगा था कि नैना को जिंदा जलाया गया है,